तो प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के हमारे होनहार और होशियार बच्चों, आप लोगों के सामने आज जो वीडियो आने वाली है ये आपकी बहुत ही जबरदस्त होगी। और क्वेश्चन क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये आपका बच्चों प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूंगा इस पे आप फोकस जरूर बनाइए। क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा जरूर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आ जाओ, करें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब आप समझ सकते हो कि जब एक कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो वियोजन होती है, ये आप जानते हो। अब कह रहा है कि इसमें हमें ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो पहले हम बात करेंगे ऊष्मा के माध्यम से। ऊष्मा का एग्जाम्पल लेंगे। ऊष्मा का मतलब हो गया कि अगर कोई अभिक्रिया है उसको ऊष्मा मिल रही है किसी प्रकार से और उसके कारण वो अभिक्रिया हो रही है तो ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा के लिए हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिया CaCO3, जब इसको ऊष्मा मिलेगी बच्चों तो ये टूटकर CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये हो गई ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा, एक रिएक्शन आपका कंप्लीट। दूसरा कह रहे हैं वो प्रकाश द्वारा। तो प्रकाश वाला जो होता है प्रकाश वियोजन होता है, जो प्रकाश द्वारा जो वियोजन होगा उसको मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बच्चों बताया है, फिर भी आप क्वेश्चन है तो देखते चलो। तो क्या हो जाएगा, AgCl माने सिल्वर क्लोराइड का जब अपघटन होगा प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य की किरण में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का दो अणु रखते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, Ag यानी सिल्वर प्लस Cl2 देता है। ये प्रकाश वियोजन हो गया, ये ऊष्मा वियोजन हो गया, इसमें भी ऊर्जा निकलती है और इसमें भी ऊर्जा। अब तीसरा है विद्युत वियोजन, इसको देख लेते हैं बच्चों। विद्युत वियोजन अर्थात जब जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं, किसमें बच्चों, जल मतलब H2O में प्यारे बच्चों विद्युत प्रवाहित करेंगे। H2O में क्या करेंगे, जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ऐसी हालत में क्या होता है, यह हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में विमुक्त हो जाता है। किस रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो यह हो गया आपका विद्युत क्या बच्चों, विद्युत द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ये प्रकाश द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ये ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा। इसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन, इसको कहेंगे प्रकाश वियोजन, इसको कहेंगे विद्युत वियोजन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ बच्चों। आप देखिएगा, ना समझ में आने पर जरूर कमेंट करिएगा, मैं जवाब फिर से आपको दे दूंगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। आइए तो आइए हम अगले प्रश्न पे आपको बच्चों ले चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। देखो आपको बताया गया है विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई प्रबल धातु किसी विलयन से दुर्बल धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जब किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक प्रबल दूसरे दुर्बल को विलयन से विस्थापित कर देता है। आओ चलते हैं, इसको लिखते हुए समझते हैं। मान लीजिए Zn हमने एक धातु लिया और CuSO4 एक विलयन लिया। अब ये Zn क्या करता है बच्चों, ZnSO4 बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी है KNa, ठीक है, और CaMgAl, ऐसे करते हुए अब आ जाओ Zn FePbHCuAu AgHg। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसी श्रेणी के माध्यम से क्लियर होता है कौन किसको विस्थापित करता है।
तो जो बच्चों हाइड्रोजन ऊपर अर्थात सीधे सीधे ऊपर वाला प्रबल होता है नीचे वाले से, तो ऊपर वाला धातु क्या करेगा, विलयन में से अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। जैसे कि जेडीएन है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक यहाँ पर आके सल्फर के साथ चिपक गया। समझ गए बच्चों ना? तो यह अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये कौन सी है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया बहुत आराम से इत्मीनान सबको जान लेना है ये अभिक्रिया में कि जब कोई प्रबल, यानी कि देखो ये जेडीएन है, जेडीएन यहाँ है, कॉपर देखो यहाँ पर है, कॉपर विलयन में क्या है, नीचे है ना। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे है तो जो ऊपर वाला होगा विलयन में से अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो बच्चों जेडीएन श्रेणी में ऊपर है और कॉपर श्रेणी में नीचे है, तो इस विलयन से जेडीएन यानी जिंक कॉपर को विस्थापित करके और सल्फेट के साथ खुद अपना स्थान बना लेता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो गया ये विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट। अब यहीं पर द्विविस्थापन CaSO4 प्लस ZnCO3। अब इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है बच्चों, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो CaCO3 बना लेगा, Ca बना लेगा CO3 प्लस जिंक बना लेगा सल्फेट, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट। तो जिसमें आयनों का अदला बदली हो जाए तो द्विविस्थापन हो गया। तो यह जो अभिक्रिया आपकी है क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों ये चीजें मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चंस करा दिए हैं, बस वही रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ध्यान से थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है उस थ्योरी को अगर बच्चों अच्छे से पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, आपका एक लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14वां। अब देखिए जो आपका 14वां प्रश्न है बहुत ही इजी और बहुत ही सरल और बहुत इंपॉर्टेंट। कितना सरल है आप, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसके लिए अभिक्रिया देखिए बहुत ही आसान है। मैंने अभी आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी दिखाया बच्चों, KNA, ठीक है, CaMgAl FePdHCuAuAgH। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है आप लोगों के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर पे। इससे आपको सब कुछ क्लियर होगा कि कौन किसको विस्थापित करेगा और कौन किसको विस्थापित नहीं करेगा। तो लिखा है सिल्वर के शोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट, प्यारे अच्छे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, सबको मालूम है, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। क्या बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, AgNO3। अब AgNO3 के साथ किसकी अभिक्रिया कराना है, धातु कॉपर से। जब धातु कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो बच्चों आप देख सकते हो इस क्रिया में कॉपर यहाँ पर है और सिल्वर यहाँ पर। कॉपर ऊपर है सिल्वर से, अर्थात कॉपर क्या करेगा, इस विलयन से सिल्वर को बच्चों विस्थापित कर देगा। कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और सिल्वर आराम से प्राप्त करेगा। तो मिलेगा क्या, CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2। क्लियर हुआ होगा बच्चों, बहुत आराम से समझो। कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर और हमने बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को क्या करता है, विलयन से विस्थापित करता है। क्योंकि ऊपर वाला प्रबल ऑक्सीकरण गुण प्रदर्शित करता है और नीचे वाला दुर्बल, तो प्रबल वाला दुर्बल वालों को क्या करता है,
प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस तरीके से ये आपको सिल्वर बच्चों इसमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आंसर एक चुटकी होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, जिसको लग रहा है घबराहट हो रही है कैसे हो पाएगा, लेकिन बच्चा देखो एक लाइन का आंसर है यहाँ। सिंपल सी बात, धीरे धीरे आसानी से कंप्लीट रखिए, अपने दिमाग में रखिए, यही आपकी मेन सोर्स है, यही से आपको सारा रिएक्शन होता जाएगा। ये आपके लिए केवल कक्षा 10 के लिए नहीं बच्चों, ये 11 के बच्चों को, 12 के बच्चों को, यहाँ तक कि जो बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीडीसी कर रहे हैं, उनके लिए भी केमिस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी तथ्य है, ये बहुत ही कामयाब तथ्य है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है बच्चों, बच्चों ये अगला जो आपका क्वेश्चन है 15 वाला, बहुत ही आसान ये भी है। लिखा है अवक्षेपण अवक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण, जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है, मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा बच्चों, आराम से समझिएगा, इसका आंसर है एक लाइन लिखूंगा ताकि आपको सारी चीज क्लियरली आ जाए समझ में। अवक्षेपण, जब कोई अभिकारक, जब कोई अभिकारक क्रिया करता है, क्रिया करता है तो उत्पाद स्वरूप इसमें कुछ अवशेष जो ऊपर बर्तन में श्वेत रंग का दिखाई देता है, वह अवक्षेप होता है, अवक्षेप होता है। यह घटना अवक्षेपण की, अब आराम से आप समझ सकते हो, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। जब किसी धातु का शोधन होता है ना बच्चों, तो जब किसी धातु का शोधन किया जाता है तो धातु का जो पहले बुरादा बना दिया जाता है पीस कर, तो जब वो बुरादा बन जाता है तो उसको जब शुद्ध किया जाता है तो उसमें क्या होता है बच्चों ना, श्वेत रंग का ऊपर पपड़ी नुमा जम जाता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। और ये घटना जो होती है अवक्षेपण की होती है, उसे हटा करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये एक धातु के लिए हो जाएगा। और इस तरीके से आप दाल या चावल जब पकता है बड़ा सा बर्तन में, तो आप देखते होंगे बच्चों, घर में आपके बना होगा तो आप देखे होंगे कि उसमें ऊपर से कुछ सफेद सफेद पदार्थ निकाल के अलग से हटाया जाते हैं, ठीक है, या फिर बर्तन के ऊपर आके चिपक जाता है, वह एक अवक्षेप ही होता है। वो क्या होता है बच्चों, एक अवक्षेप ही होता है। तो अवक्षेपण में अब एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये तो हो गया, उदाहरण देखते हैं। Na2SO4 एक पदार्थ मैंने लिया, प्लस मैंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से रिएक्शन कराया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट को लिया मैं और बेरियम क्लोराइड से बच्चों क्या किया, अभिक्रिया करा दिया, एकदम आराम से। जब ये रिएक्ट होगा, आपस में क्रिया करेगा, तो बना देगा बेरियम सल्फेट, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। यह जो होता है सॉलिड होता है, यही होता है अवक्षेप। क्या होता है बच्चों, अवक्षेप होता है, ठीक है। अब ये जो घटना है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण की घटना कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा बच्चों, बहुत अच्छे आप लोग होनहार स्टूडेंट हो और ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट समझते चलो। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलेंगे। और बच्चों अगर मेरी स्पीड अधिक होगी तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा नॉर्मल कर लूंगा, और यदि और तेज की आवश्यकता होगी तो इसके भी कमेंट बोल दीजिएगा। चलो बच्चों, अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो उपचयन अपचयन के दो उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन को आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं। उपचयन में मैंने, उपचयन मतलब होता है आपसीकरण, उपचयन मतलब
ऑक्सीकरण। उपचयन मतलब बच्चों क्या? ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो क्या होगा? उपचयन। तो आइए दो उदाहरण देखते हैं। पहले हो गया कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ये एक एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से संयुक्त होता है बच्चों तो जल बना देता है, ये दो रिएक्शन हो गया आपके। ये हो गया क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण क्रिया होगी। इस तरह से एक उपचयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही जानदार और जबरदस्त एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ये उपचयन हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपचयन का। अपचयन में क्या होगा कि किसी अभिकारक से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया ZnO और रिएक्ट कराया तो Zn यहाँ से निकल गया और CO बन गया, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। यहाँ पर जिंक का क्या हो गया बच्चों? अपचयन हो गया। ये अभिक्रिया में हो गया क्या? अपचयन। ये अपचयन हुआ। एक और इसी तरीके से कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने CaO लिया, CaO लिया, अच्छा छोड़ो CU नहीं लिखे, CuO लिया और रिएक्ट कराया। यहाँ पर दो हमने पदार्थ अवयव इसके दो लिए। अब क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया, यानी कि कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन बाहर होगा, निकल जाएगा, उसमें क्या होगा? अपचयन होगा। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या होगा? अपचयन होगा। ये दो एग्जाम्पल बच्चों आपके हो गए। ये 16वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बहुत आसान भाषा में। पहला और दूसरा किसके लिए है? उपचयन के लिए। तीसरा और चौथा किसके लिए है? अपचयन। ये दोनों क्यों है? अपचयन। ठीक है, और ये दोनों कौन है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हमको 17 की तरफ। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि घर में अक्सर ये चीजें होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई अलमारी है, उस पे जंग लग जाता है तो उसको आप रब्ड करके उसमें पेंट पोत देते हैं ताकि उसकी लाइफ और बढ़ जाए। यही पूछ रहा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है और पेंट लगा देने से बच्चों उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है ना। क्यों? जवाब है क्योंकि पेंट लगाने से पहला काम क्या होता है? लगाने से पहला काम उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है, यानी वो ज्यादा दिन तक चलता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? आर्द्रता कम हो जाती है। आर्द्रता माने जब पेंट लगा देते हैं तो नमी को अवशोषित कम करता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? संक्षारण से बचते हैं। ये इसके मुख्य कारण है। ऐसे और भी कारण है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका जो 17वां क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, बहुत सही क्वेश्चन है आपके कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तु को पेंट लगाने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है, मतलब नमी कम ग्रहण करता है जिसके कारण उसकी लाइफ अच्छी बनी रहती है। संक्षारण से बचते हैं, यानी कि उसमें जंग नहीं लगने की संभावना होती है, यानी जंग कम लगता है। अब मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों चलते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ओके, तो भाई लिख के बता दे। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आपके लाइफ में हमेशा प्रयोग होने वाला और जिसको आप डेली बाय डेली यूज करते हो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि जो हम रोज यूज करते हैं लेकिन कारण नहीं समझ पाते कि ऐसा होता क्यों।
है ना। तो आइए जानते हैं अब तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। यानी कि जिस पदार्थ को तेल में छान लेते हैं, जैसे पूरी, जैसे पापड़, कुरकुरे, नमकीन, है ना, ऐसे, और बिस्कुट, ये जो हम लोग सेवन करते हैं अपने घरों में, और नात रिश्तेदार आते हैं ऐसे के लिए बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, है ना। और ये जो कौन कौन आता है, पापा की परी, है ना, पापा की परी, पापा का परा, मोटू पतलू, क्या क्या दुनिया भर के कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं बच्चों, है ना। इन सब में नाइट्रोजनिक जो गैस होती है डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस डालने से होता क्या है, इसमें इन सब में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। जो प्रवाहित की जाती है, ये क्या करता है बच्चों, ये गैस उसमें नमी को प्रवेश से रोकता है। अर्थात क्या करता है बच्चों, अर्थात क्या करता है, खाद्य पदार्थ को शुष्क बनाए रखता है, शुष्क बनाए रखता है। ठीक है बच्चों, ये खाद्य पदार्थ को शुष्क बनाए रखता है, कुर बनाए रखता है ना। अगर ये नाइट्रोजन गैस किसी पॉलिथीन में नमकीन रखी है, कुरकुरा रखा है, चिप्स रखा है, बिस्किट्स रखे हैं, और उसमें नाइट्रोजन गैस किसी माध्यम से प्रोवाइड न किया गया और उसी तरह पैक कर दिया गया, तो प्यारे बच्चों वो उसी में सड़ जाते हैं, बदबू करने लगते हैं, उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो गंध में परिवर्तन हो जाता है, क्या होता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो गंध में परिवर्तन विकृति गंधिता कहलाता है, विकृति गंधिता कहलाता है, विकृति गंधिता कहलाता है। अर्थात जब नाइट्रोजन गैस उसमें प्रवाहित नहीं की जाएगी उसके आवश्यक मात्रा में, तो ये जो कुरकुरा, बिस्कुट्स और भी नमकीन्स वगैरह जो बना के पैक करते हैं बच्चों, इसकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि खाने योग्य तो छोड़ो, प्लास्टिक खोलने योग्य नहीं बचेगा, बदबू करेगा, बहुत खतरनाक, नाक में दम हो जाएगा भैया, बहुत खतरनाक बदबू करेगा। वो कारण क्या है इसका, कि जो नाइट्रोजन होते हैं उसकी शुष्कता को बनाए रखता है, उसमें आर्द्रता ग्रहण करने नहीं देता। इसलिए कुरकुरे में, नमकीन के पैकेट्स में, बिस्कुट्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस से प्रभावित कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी शुष्कता बनी रहे, नमी ग्रहण न कर पाए, उसके गंध में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो पाए, अर्थात उसके गंध में विकृति गंधिता न हो पाए। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला इसी लगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा है विकृति गंधिता, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। विकृति गंधिता और संक्षारण को समझाइए, ये क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि जो भोज्य पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बुक में दिया हुआ है, विकृति गंधिता क्या है और संक्षारण क्या है, समझाइए। तो मैं इसी लगे आपको समझा दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने कहा गंध में परिवर्तन विकृति गंधिता कहलाता है। तो जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे आपके घर में सब्जी रखी है, दाल रखी हो,
चावल सुबह का बना दिया हो, अगर भी मौसम तड़ाकी गर्मी पड़ रही है, चावल दाल सब्जी बना के अलग अलग बर्तन में रखा हो बच्चों, और आप सुबह में बना के चले गए कहीं, आए शाम को 7 बजे खाने के लिए, कहे चलो बच्चों बना के रखा है, उठा के लबालब खा ही लेते हैं। और जैसे ही आप खाने जाएंगे आप देखेंगे कि उसमें सब्जी में बजबजाहट, दाल में बजबजाहट और चावल में जो है पानी छोड़ दिया होता है। ऐसी हालत में आप जब उसको ढक्कनवा खोलते हैं ना, नाक में दम हो जाता है बच्चों। खाने का मन बहुत अच्छा करता है, आप लोग देखे होंगे ऐसा, तो खाने का मन क्या है, बहुत अच्छा से करता है। क्या ऐसे भोजन आप खा लेते हो बच्चों? बहुत मजा आता होगा खाने में ना, इंटरेस्ट आ जाता होगा, यार क्या भोजन है, खा लो तो। ये बच्चों ऐसे भोजन जो होते हैं वो किसके द्वारा ऐसा हो जा रहता है, विकृति गंधिता द्वारा। यानी कि जब देर तक भोजन उसमें रखा हो तो उसमें ढेर सारे कीटाणु वगैरह प्रवेश कर जाते हैं और उस भोजन की क्वालिटी को नष्ट कर देते हैं और उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को कहते हैं विकृति गंधिता। ये चीज आप लोग बच्चों समझ गए होंगे, हमें जहां तक विश्वास है। ठीक है, विकृति गंधिता समझ में आ गया होगा। खाद्य पदार्थों में विकृति गंधिता, खाद्य पदार्थों में गंध परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही विकृति गंधिता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको ना एक विकृति गंधिता का फोटो भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे अब हम बात करेंगे संक्षारण। ये आपका लास्ट और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु, जैसे मैं आपको धातु दिखा रहा हूं बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों ये आप देख रहे हो, ये 2 ब्लेड है, आरी की ब्लेड है जिससे लोहा काटा जाता है, सरिया काटी जाती है। इसमें बच्चों आप देख सकते हो खूब सुंदर सा जंग लगा हुआ है, लगा है ना? ये किसके कारण हुआ बच्चा? ये घटना है किसके कारण हुई है? यही है संक्षारण। जब कोई धातु नमी ग्रहण कर लेता है, जब कोई धातु नमी ग्रहण कर लेता है बच्चों, तो उसमें जंग लग जाता है और इसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है और ये क्षरित होने लगता है। ये धातु क्या होती है? क्षरित होने लगती है। तो इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। बच्चों आप समझदार हो, अच्छा से ये बात समझ गए होंगे। और बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज मैंने इस लेसन को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब कल आप लोगों का अगला लेसन चलेगा अम्ल, क्षार एवं लवण। प्यारे बच्चों बस आपका इंतजार हुआ खत्म। अब से आपको मैथ और साइंस की दोनों कॉम्बिनेशन वीडियो मिला करेगी डेली बाय डेली बच्चों। ठीक है, अब साइंस के मैटर के साथ साथ आपको मैथ का भी मैटर डेली बाय डेली मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।